पावर इन एसी सर्किट, जब भी तुम्हारे पास किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल अगर दिया होगा, सो सर्किट में कितने भी एलिमेंट लगे हो, चाहे अकेला रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, सीरीज हो, आरएल, आरसी, एलसी या आरएलसी, कोई भी सर्किट हो, कैसा भी हो, उन सबका हमने एक इम्पिडेंस जेड बोला। वो इम्पिडेंस का काम क्या होता है, जो काम रेजिस्टर का डीसी सर्किट में होता है वही काम इम्पिडेंस का एसी सर्किट में है, ठीक है। सो डीसी सर्किट में रेजिस्टर कुछ पावर कंज्यूम कर लेता है ना, सिमिलरली व्हाट इज द पावर कंज्यूम इन द एसी सर्किट, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। सो नाउ लेट अस इन दिस केस वी हैव गिवन कि पोटेंशियल जो है वो कितना है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो करंट जो आएगा, करंट कितना आएगा, वी नॉट अपॉन सर्किट इम्पिडेंस जेड। सो कितना लिखेंगे उसको, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन जेड। लेकिन यहाँ पे सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स लगे होने की वजह से करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस आएगा। उस फेज डिफरेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आपका -5 का फेज डिफरेंस आ गया। तो आपने करंट की इक्वेशन को क्या लिखा, वी नॉट अपॉन जेड, तो आपको क्या देगा, वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अपॉन सर्किट इम्पिडेंस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। सो हमने करंट को क्या लिख लिया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -5, ठीक है। मुझे पोटेंशियल पता है और मुझे करंट पता है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर पता चलेगी। क्या पता चलेगी, इंस्टेंटेनियस पावर, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, P से, जो आपको बताता है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। बताओ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इंस्टेंटेनियस करंट से, जो कितना है, वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -5, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करो, सो वी नॉट इंटू आई नॉट, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू आई नॉट, साथ में आपके पास क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी -5। इसकी आइडेंटिटी लगाओ, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आएगी आपके पास साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, जो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दूसरी टर्म क्या आएगी, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। सो वी नॉट इंटू आई नॉट को तो हमने एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट को जब खोला तो कितना आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 माइनस क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ठीक है। इस टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, सो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, कितना बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। और जो आपके पास यहाँ पे टर्म जो आएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एक टर्म आएगी। तो जो हमें एक्सप्रेशन जो मिला, ये वाला एक्सप्रेशन पावर का, ये आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट। क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी गिवन इंस्टेंट। अच्छा, आपको याद है कि जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एवरेज वैल्यू बताई थी, क्या क्या थी, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 0, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 0, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 1/2। और जो हम एवरेज ले रहे हैं वो एक टाइम पीरियड में ले रहे हैं, 0 से t टाइम पीरियड या फिर 0 से 2 पाई रेडियन एंगल पे। नहीं याद, रिवाइज करो यार। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू आती है 0, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। सो यहां से अगर मैं एवरेज वैल्यू अगर निकालना चाहूं, इधर देखो, इस वाले एक्सप्रेशन से एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सो पावर की एवरेज वैल्यू अगर निकालोगे, सो वी नॉट इंटू आई नॉट को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, सो तुम एवरेज वैल्यू किसकी निकालोगे, वी नॉट आई नॉट कॉस 5 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाया, एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन 5 इंटू 2 नहीं
इंटू साइन 2ωt अपॉन 2, साइन 2ωt अपॉन 2, इसकी एवरेज वैल्यू, हाँ या ना? यस। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा की एवरेज वैल्यू देखो, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ये तो कांस्टेंट है, एवरेज से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 2, और आपके पास दूसरी टर्म जो है उसमें क्या आया? साइन 2ωt, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0 है, सो थीटा की जगह 2ωt लिख लिया, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी ना। सो सेकंड टर्म की भी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? 0। सो आपके पास एवरेज पावर कितनी आ गई? वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाइव अपॉन 2, ठीक है। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। सो एवरेज पावर को मैंने लिख लिया वी नॉट अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव, और इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन √2 क्या होगा? वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 क्या होगा? आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। सो एवरेज पावर क्या मिल गई? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर। पावर की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और यहाँ पे हमारे पास कॉस फाइव जो फैक्टर जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको हमने नाम क्या दिया? पावर फैक्टर। इन जनरल तुम क्या बोलते हैं? पावर क्या होती है? वी इंटू आई, लेकिन एसी के केस में आपको एवरेज पावर जो मिलती है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव मिलती है, जिसमें कॉस फाइव को आप क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, जो आपको बताते हैं कि आपकी पावर कितनी कम हो गई, क्योंकि कॉस फाइव की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से लेस होती है। बात समझ में आई? इसलिए पावर कितनी कम होगी वो आपको बताएगा पावर फैक्टर। और डिटेल में समझेंगे इसको थोड़ी देर में। आगे देखो, पावर लॉस क्या होता है? एक टाइप से पावर लॉस हो गया एक टाइप से पावर फैक्टर। नहीं, पावर फैक्टर हाँ एक टाइप से ये कह सकते हो कि कितना पावर आपका नहीं कंज्यूम हुआ या किसी और एलिमेंट के अक्रॉस लॉस हो गया। यस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला इसने, इन एन एसी सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वोल्टेज, क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वोल्टेज एंड द आरएमएस करंट विल गिव यू द एपरेंट पावर। सो यहाँ पे जो मैंने वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस लिखा है उसको मैं एपरेंट पावर लिख सकता हूँ। सो मैंने अपने फॉर्मूले को क्या लिखा? एवरेज पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर इंटू कॉस फाइव। तो मुझे ये बता कॉस फाइव को क्या लिखोगे आप? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या थी? द मैक्सिमम पॉसिबल पावर जो तू अपने सर्किट से ले सकता था, लेकिन करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस आने की वजह से तुम उतनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, वो हो गया तेरा कॉस फाइव। ठीक है, अच्छा ये बता कॉस फाइव में फाइव क्या है? फेज डिफरेंस। सर्किट एलिमेंट में कौन से केस में तेरा फेज एंगल या फेज डिफरेंस जो है वो जीरो आते हैं? रेजिस्टर, या तो प्योर रेजिस्टर सर्किट हो या फिर आरएलसी सर्किट हो जिसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए रेजोनेंस कंडीशन पे। सो एट द केस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन और व्हेन यू हैव ओनली अ रेजिस्टर इन द सर्किट, इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ द 5 विल बी इक्वल टू 0। 5 0 आएगा तो वहां पे cos 5 कितना आएगा? 1। और उस केस में एवरेज पावर जो मिलेगी वो तुम्हें क्या मिलेगी? मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज पावर मिलेगी। और जब तेरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, उस केस में तुम्हारे पास फेज एंगल कितना आता है? π/2 का। तो वहां पे cos 5 कितना होगा? 0। और उन केसेस में तुम्हारी एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? 0। समझ में आई बात? सो ऑल्दो सर्किट में करंट था, जब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है या सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है या सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन तीनों केसेस में तुम्हारे पास सर्किट में करंट भी था, सर्किट में पोटेंशियल भी था, लेकिन पोटेंशियल और करंट आपस में कितने फेज डिफरेंस पे थे? π/2 के फेज डिफरेंस पे थे। मतलब करंट था लेकिन पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? तो भी 0। पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 0। मतलब जितनी भी पावर तुम्हारी एसी सोर्स ने सप्लाई की है वो सारी पावर तुम्हारे सर्किट में जो कैपेसिटर लगाई या इंडक्टर लगाई उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। कुछ भी उन्होंने डिसिपेट नहीं किया। बात समझ में आ गई है? दोबारा बोलो। रेजिस्टर के केस में फॉर रेजिस्टर तुमने क्या बोला? फाइव कितना होता है? 0। cos 5 कितना आएगा? 1। और cos 5 के 1 होने की वजह से जो तुम्हारा एवरेज पावर है, एवरेज पावर कितना आएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जो एक तरीके से क्या हो गई? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जो एवरेज पावर है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ना। लेकिन जब तुम्हारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगे हुए हैं? कैपेसिटर या इंडक्टर, उन केसेस में 5 कितना आया? π/2। cos 5 कितना हो जाएगा? 0।
और एवरेज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस देम विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जितने भी वो पावर थी वो तो हमेशा डिसिपेट कर दी। जब रजिस्टर के अलावा आपके सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हैं, एसी सोर्स था मतलब कुछ पोटेंशियल था, करंट चल रहा था सर्किट में, मतलब बैटरी ने या जो भी आपका एसी सोर्स है उसने कुछ पावर दी, वो पावर कहीं पे भी डिसिपेट नहीं हुई। तो उस पावर का हुआ क्या, पावर है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वो सारी की सारी तुम्हारी एनर्जी कैपेसिटर ने या इंडक्टर ने अपने अंदर स्टोर कर ली। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है? इफ इन अ गिवन एसी सर्किट phi is the phase difference between the applied potential difference and the alternating current, तो उस केस में तुम अपना फेज डायग्राम कैसा बनाते हो? पोटेंशियल को हम ड्रॉ कर लेते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, से फॉर एग्जांपल। सो ये आपको क्या बता रहे? पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ वी आर एम एस लिख लो, या इसको वी नॉट अपॉन रूट टू लिख लो, ठीक है। और ये एक फेजर डायग्राम है, ठीक है, इसको आप वी नॉट अपॉन रूट टू भी लिख सकते हो। अच्छा, और जो आपका करंट है, करंट हो सकता है इसको लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा। इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो से फॉर एग्जांपल इस ग्रीन वाली लाइन के अलॉन्ग है। सो यहाँ पे आप इसको आई नॉट लिख लो, या आई नॉट अपॉन रूट टू से आप आई आर एम एस लिख लो, ठीक है, इन सच अ वे कि दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है, 5। सो करंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा पोटेंशियल की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में आया उसको तो क्या लिख लिया, आई आर एम एस इंटू कॉस 5, और दूसरा कंपोनेंट जो कौन सा बनेगा, आई आर एम एस इंटू साइन 5। जब हमने एवरेज पावर की बात की तो एवरेज पावर क्या था, यहाँ पे एवरेज पावर जो तुम निकालोगे वो ऐसे निकाल सकते हो कि करंट का वो कंपोनेंट जो तुम्हारे पोटेंशियल की डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर। तो क्या लिख लिया तुमने उसको, वी आर एम एस इंटू करंट का वो कंपोनेंट जो पोटेंशियल की डायरेक्शन में आ रहा है, कौन सा है, आई आर एम एस कॉस 5। तो इसको क्या डाला, आई आर एम एस कॉस 5। समझ में आई बात? तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, एवरेज पावर, ठीक है। सो करंट का वो कंपोनेंट जो पोटेंशियल की डायरेक्शन में गया वो तो पावर के लिए कंज्यूम हो गया, लेकिन करंट का दूसरा कंपोनेंट, करंट का वो वाला कंपोनेंट जो तुम्हारे पोटेंशियल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसका क्या होगा, उसने कोई भी पावर के लिए तो कुछ भी काम नहीं किया। ऐसे करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ऐसे करंट को आपने नाम क्या दिया, वॉटलेस करंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज पावर के लिए, तो एवरेज पावर में आई आर एम एस कॉस 5 वाला जो फैक्टर है उसने तो पावर के लिए कंज्यूम किया, एंड देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट आई आर एम एस साइन 5, और इसको हमने बोला वॉटलेस करंट। समझ में आया? तो वॉटलेस करंट का बेसिकली मीनिंग है करंट का वो कंपोनेंट जो पोटेंशियल की डायरेक्शन में नहीं आया। ये दोनों फेजर डायग्राम है, मतलब कंटिन्यूसली ये रोटेट कर रहे होंगे। आपका जो पोटेंशियल की इक्वेशन जो रही होगी वो रही होगी वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट देखो क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। तो करंट की इक्वेशन को आपने क्या लिख लिया होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। बात समझ में आ गई? जो चीज हमने ऊपर ऑलरेडी लिखी ही थी। तो वहां पे हमारा करंट का वो वाला कंपोनेंट देखो करंट का कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू को आपने 0 पुट किया था। साइन 2 ओमेगा टी बना कहां से था, साइन ओमेगा टी वाले फैक्टर से, मतलब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वाले फैक्टर से बना था ना वो। सो वो वाला करंट का कंपोनेंट जो आपके पावर के लिए कंज्यूम नहीं हुआ उसको आपने क्या नाम दिया, वॉटलेस करंट। डन। आगे देखो एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट करंट। सेम वही चीज दोबारा, जो हमारे पास पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज एंगल आया फाई, उसमें जब आपने करंट के दो कंपोनेंट्स किए, करंट के दो कंपोनेंट्स कर दो, एक कंपोनेंट जो पोटेंशियल की डायरेक्शन में जो आएगा वो कितना आएगा, आई नॉट कॉस 5, और दूसरा जो पोटेंशियल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा कितना, आई नॉट साइन 5। तो यहाँ पे हमने एक्टिव कंपोनेंट कौन सा बोला, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा है तुम्हारा फेज में पोटेंशियल के साथ, आई नॉट कॉस 5। सो एक्टिव कंपोनेंट अगर वो तुमसे पूछेगा कभी तो तुम क्या बोलोगे, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है उसका, आई नॉट कॉस 5। समझ में आया? दूसरा कौन सा है, रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल। बताओ रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा आएगा,
आई नॉट साइन फाइव का। बात समझ में आई? ठीक है, फिर देखते हैं द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एन एसी सर्किट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द एसी सर्किट, जो हमारी एवरेज पावर ट्रांसफर हुई किसी भी एसी सर्किट में, उसको आपने क्या बोला, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। और आप इन जनरल आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस अपॉन सर्किट इम्पीडेंस जेड, क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड होते हैं। आई नॉट को क्या लिख सकते हो, आई नॉट अपॉन रूट टू। वी नॉट को क्या लिख सकते हो, वी आर एम, सॉरी मैंने क्या बोला, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बाई जेड। इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, सॉरी रूट टू से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इसको रूट टू से डिवाइड कर दो। सो आई नॉट अपॉन रूट टू को क्या लिख लोगे, आई आर एम एस। वी नॉट अपॉन रूट टू को क्या लिख लोगे, वी आर एम एस। सो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड लिख लिया। इसकी वैल्यू को जब आप ऊपर वाले फंक्शन में वापस पुट करोगे तो आप एवरेज पावर को क्या लिख सकते हो एक तरीके से, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव। कुछ नहीं किया, आई आर एम एस को क्या लिखा है, वी आर एम एस अपॉन जेड, डन। अच्छा, इस केस में मुझे ये बताओ, जब आपके पास z की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, मतलब कौन सा सर्किट हो गया, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। जब z की वैल्यू r के बराबर होगी तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया ना, और उस केस में आपका फाई कितना होगा, 0। और जब फाई 0 हो जाएगा तो वहां पे एवरेज पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन r। ठीक, लेकिन जब आपके सर्किट इम्पीडेंस Z की वैल्यू XL या XR हो गई, मतलब कौन सा सर्किट हो गया, फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, फेज एंगल फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। कॉस फाई कितना आएगा, 0। और उस केस में एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा AC और यहाँ से मैंने क्या बोला था वही चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट होगा, सो इन एसी सर्किट यू मे से दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर नेवर कंज्यूम्स एनी पावर। ठीक है, and due to the presence of the inductor or capacitor or both of them simultaneously, the overall current decreases and hence the average power consumption also decreases. क्या, when both inductor capacitor या simultaneously दोनों present हो, both are present, then overall current in circuit decreases and hence average power consumption also decreases। हुआ क्या, ये एज्यूम करो कि पहले आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ था। तो रेजिस्टर लगने की वजह से जितनी भी तुमने पावर जो सप्लाई की थी अपने सर्किट में, वो सारी रेजिस्टर के क्रॉस क्या हो गई, डिसिपेट हो गई, रेजिस्टर खा गया उसे। अब तुमने बोला यार जितनी मैं पावर दे रहा हूँ वो सारी तो मेरी डिसिपेट हो गई है, मैं पावर तो मेरी पूरे साइकिल में बार बार पावर क्या कंज्यूम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। तुम उस पावर कंजम्पशन को डिक्रीज करवाना चाह रहे थे, तो तुमने क्या किया, साथ में इंडक्टर या कैपेसिटर लगा दिया। इंडक्टर या कैपेसिटर ने क्या किया, उन्होंने बोला हम कोई पावर नहीं कंज्यूम करेंगे, तुम जितनी भी हमें पावर दोगे ना वो हम अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और जब तेरे पास पावर कम होगी हम तुम्हें पावर सप्लाई कर देंगे। सो तुम्हारी एक साइकिल के अंदर एवरेज पावर कंज्यूम क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि रेजिस्टर के क्रॉस कम पावर कंज्यूम हुई। और जब भी रेजिस्टर को एक्सेस पावर चाहिए थी तो कैपेसिटर ने पहले से पावर अपने अंदर स्टोर की थी जो उसने सप्लाई कर, समझ में आई। सो इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर किसने अपने अंदर कंज्यूम कर ली, रेजिस्टर ने, और इंडक्टर और कैपेसिटर ने पावर अपने अंदर स्टोर कर ली, कंज्यूम नहीं की। कंज्यूम करना है डिसिपेट नहीं की उसने अपने अंदर स्टोर करके रखी और बाद में उसने उतनी ही एनर्जी को वापस क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट अस सी द रेजोनेंस इन द सीरीज RLC सर्किट। रेजोनेंस को हमने पहले भी देखा था, एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक AC सर्किट के अंदर रेजिस्टर,
कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। इसके लिए अगर मैं इम्पिडेंस का फेजर डायग्राम बनाऊं, इम्पिडेंस का क्या बनाऊं, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो मुझे ये बताओ अगर रेजिस्टर को मैं अलॉन्ग एक्स एक्सेस इसका इम्पिडेंस डिनोट कर सकता हूँ आर। सो आर के कंपैरिजन में एक्सएल और एक्सी कहाँ पे बनते हैं, एक्सेल ऊपर, एक्सएल बनेगा 90 डिग्री लीड करता हुआ और एक्सी बनेगा 90 डिग्री लैग करता हुआ। ठीक है, इन सच अ वे कि सर्किट इम्पिडेंस Z जो आप निकालोगे वो क्या होगा, आर वेक्टर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी, इन तीनों का फेजर एडिशन। इन तीनों के फेजर एडिशन से अगर आप इम्पिडेंस Z का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, और उस केस में जो आपके पास करंट जो आएगा वो करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट विल बी गिवन बाय इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल अपॉन बाय डिवाइडेड बाय द सर्किट इम्पिडेंस Z। तो यहां से अगर मैं देखूं करंट एम्पलीट्यूड, किसकी बात करूं, करंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो कितना होता है आई नॉट, जो कितना आएगा वी नॉट अपॉन जेड। जेड की वैल्यू आपको पता है कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर का स्क्वायर के होल रूट। और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट या करंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, वी नॉट अपॉन जेड। मुझे ये बताओ कि करंट का एम्पलीट्यूड खुद मैक्सिमम कब होगा, ये आई नॉट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, जब Z क्या होगा, मिनिमम। आई नॉट विल बी मैक्सिमम व्हेन Z बिकम्स मिनिमम। अब ऊपर से देखो, ऊपर जो आपके पास इम्पिडेंस का आपने जो फंक्शन लिखा है उसमें Z की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, सिंस अंडर रूट के अंदर सारी क्वांटिटीज क्या हो रही है, एड अप हो रही है। सो उनमें से कोई क्वांटिटी जब जीरो होगी तब तुम्हारा इम्पिडेंस क्या होगा, जीरो। कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे जीरो हो सकती है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जब ये वैल्यू जीरो होगी तो वहां पे Z क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। सो Z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, R, और वो होगी कब, व्हेन एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। एक्सएल को एक्सी से इक्वेट करो, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, एक्सी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। सो वहां से ओमेगा कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। सो जब तुम्हारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अंडर रूट, बोल अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। सो वहां पे आपका इम्पिडेंस Z क्या हो जाएगा, मिनिमम, और उस मिनिमम इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, R। समझ में आया। और तब आपको करंट सर्किट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम पॉसिबल करंट इन एन AC सर्किट इज गिवन बाय V नॉट अपॉन R। कितना हो गया, V नॉट अपॉन R। और इस पॉइंट पे अगर हम पावर कंजम्पशन की अगर बात करें तो पावर की टर्म्स में आप क्या बोलोगे, सर्किट करंट। सिंस आपका एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया तो सर्किट करंट एंड पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम, पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस कंडीशन is known as resonance। इस कंडीशन को आपने क्या बोला, resonance। and in such case the impedance is purely resistive, impedance is purely resistive। बात समझ में आती है पक्का। So now let us see the variation of the current with frequency in series RLC circuit। ऊपर वाले डायग्राम में हमारे पास सीरीज RLC सर्किट था और उस केस में एक पर्टिकुलर ओमेगा पर, जो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1 अपॉन LC। जब आपको इतना ओमेगा मिला तो सर्किट का इम्पिडेंस क्या हो गया, मिनिमम, जिसकी वैल्यू कितनी आई, R। और करंट कितना हो गया, मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी आई, V नॉट अपॉन R। हाँ या ना। ठीक है, सो अगर हम देखें करंट का फंक्शन कैसा बना, I इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो जब हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो ये कर्व आपका फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ इस तरीके से चेंज होता है जैसे इस वाले डायग्राम में दिखाए हुए।
इस वाले डायग्राम से हम एक चीज़ नोट करेंगे कि ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है ये आपकी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा है कितना? 1/√LC। 1/√LC। और उस केस में, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में आपको करंट जो मिले वो कितना मिले? मैक्सिमम। जब आप अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से किसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हो तो वहां पे आपको करंट जो मिलेगा वो मैक्सिमम करंट से क्या मिलेगा? कम। चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ आप, किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, जो आपको करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम पॉसिबल करंट से कम मिलेगा हमेशा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो करंट का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा। नाउ लेट अस सी द अच्छा, साथ में हम क्या लिख लेंगे? मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास एक ब्लू वाली लाइन आ गई जो है XL इक्वल टू XC। क्या वहां पे आप लिख लोगे XL इक्वल टू XC इस ब्लू वाली लाइन के अलॉन्ग है? जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में, मतलब इस ग्रीन जोन में है, सो ग्रीन जोन में कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा होगा या इंडक्टर का इम्पीडेंस ज्यादा होगा? कैपेसिटर का। कैपेसिटर का ज्यादा होगा। क्यों? इंडक्टर का क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। बताओ XL कितना होता है? ओमेगा L। और XC कितना होता है? 1/ओमेगा C। सो जब ओमेगा नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पे है, सो जिसका ओमेगा कम उसका रिएक्टेंस क्या ज्यादा? बोल, अरे बोल भैया। जिसका ओमेगा कम उसका XC ज्यादा। मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ब्लू कर्व योर XC विल बी ग्रेटर देन XL। ठीक है। अच्छा, जब तुम ओमेगा नॉट को क्रॉस करके आगे की तरफ गए, सो वहां पे ओमेगा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सो XL भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर ब्लू लाइन के राइट हैंड साइड पे आपके पास XL किससे बड़ा आएगा? XC से बड़ा आएगा। बात समझ में आई? सो हम लिख लेंगे एट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, सर्किट impedance is capacitive. Circuit impedance is capacitive. समझ में आया? और एट ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, बताओ सर्किट का इम्पीडेंस कैसे बिहेव करेगा? अरे बोलो। इंडक्टिव। कैसे बिहेव करेगा वो? इंडक्टिव। समझ में आई बात? जो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें जो कंपेयर जो की है ना, ये दोनों में मैंने इसको ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया है, ओमेगा नॉट से ज्यादा होने पे और ओमेगा नॉट से कम होने पे। क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ओमेगा नॉट पे XL और XC की वैल्यू क्या रही होगी? दोनों इक्वल रही है। तो ओमेगा नॉट से जैसे जैसे कम होते जाओगे XC वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? सो लेट अस सी द पावर इन द सीरीज RLC सर्किट। अभी हमने देखा कि जो तुम्हारी इन जनरल अफेक्टिव करंट जब भी तुम किसी AC सर्किट में बात करोगे, सो वो IRMS की बात की जाती है, रूट मीन स्क्वायर। वो कितना आएगा? VRMS अपॉन सर्किट इम्पीडेंस Z। अच्छा, और उस केस में जो तुम्हारी पावर जो सर्किट में आएगी वो कितनी आएगी? IRMS का स्क्वायर इंटू R। क्योंकि इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस तो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हुई। पावर कंज्यूम किसके अलॉन्ग हुई है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस। बात समझ में आई? अच्छा, जो तुम्हारे पास पावर की एवरेज वैल्यू जो आती थी वो कितनी आती थी? IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाइव। IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाइव, जहाँ पे आप VRMS को क्या लिख सकते हो? IRMS इंटू Z, V इक्वल टू आई इंटू Z। उसके फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करो, सो एवरेज पावर कितनी आएगी? IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू कॉस फाइव। IRMS इंटू Z इंटू कॉस फाइव। मतलब कि तुम्हारा Z cos फाइव किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? R की तरह बिहेव कर रहे हैं। Z cos फाइव किसकी तरह बिहेव करेगा? R की तरह। कब करेगा? जब cos फाइव की वैल्यू कितनी होगी? 1। और cos फाइव 1 कब होगा? जब फाइव कितना होगा? π/2। नहीं, 0।
जब फाई कितना होगा 0, फाई 0 होने का मतलब क्या है कि वी आर एम एस और आई आर एम एस दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो कैपेसिटर सर्किट कैसा होगा उस टाइम पे, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, तो लिखो पावर इन द सर्किट, पावर इन सर्किट will be maximum when cos phi is equal to 1, मतलब phi equal to 0, मतलब इम्पिडेंस Z किसके बराबर आ गया, R के बराबर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, और तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन एक पॉइंट और भी मिलती है, कब, रेजोनेंस पे। क्यों? एट रेजोनेंस एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्सी के, या फिर तुम बोल सकते हो कि ओमेगा नॉट कितना आता है, अंडर रूट 1/LC। और इस केस में सर्किट का करंट विल बी मैक्सिमम, सर्किट में जो करंट जो आते हैं वो क्या आते हैं, मैक्सिमम। और उस केस में पावर कंज्यूम भी जो आती है वो भी क्या आती है, मैक्सिमम आती है। एंड पावर कंज्यूम इज ऑल्सो मैक्सिमम। बात समझ में आई? ठीक है। फिर अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ की बात करते हैं। जो आपको यहाँ पे ऊपर एक बात बताओ साथ में, जो आपको पावर कंज्यूम मैक्सिमम जो मिली वो कब मिली, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अंडर रूट 1/LC, सीरीज RLC सर्किट में। ये जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम जो मिलेगा ना, ये किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। अब हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ में मुझे ये बताओ, एक हमारी पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी रही जिस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट, इस फ्रीक्वेंसी पे आपकी पावर क्या आई थी, मैक्सिमम। यहाँ पे जो मैं कर्व जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो एक हमें पर्टिकुलर ओमेगा नॉट मिला जब तुम्हारे सर्किट में पावर क्या कंज्यूम हुई, मैक्सिमम। अच्छा, ऐसे ही मुझे एक पावर मूव मिलेगी जो मैक्सिमम पावर की क्या होगी, हाफ। ये ग्रीन वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पावर का हाफ। सो ये ग्रीन वाली डॉटेड लाइन मुझे वो सारे के सारे पॉइंट्स बताएंगे जहाँ पे मेरी पावर सर्किट में क्या रही होगी, हाफ। इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे दो अलग अलग पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलेगा ये ब्लू वाला, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा 1, और एक पॉइंट मिलेगा मुझे ये येलो कलर वाला, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे एक दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी है जब मेरे सर्किट में पावर जो कंज्यूम हुई होगी वो मैक्सिमम पावर का हाफ कंज्यूम हुआ होगा, हाँ या ना। सो ये रेंज ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की बीच की रेंज, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। रीड करो, the range of the frequency omega 1 to omega 2 where the power of the circuit is more than half of the maximum power is known as the circuit bandwidth। समझ में आई बात? ठीक है। सो डेल्टा ओमेगा को हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा 1 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 1 से बड़ा होगा, ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा रहा होगा। ठीक है, ये बैंडविड्थ कैलकुलेट करें कितना होता है, मुझे ये बताओ। आई आर एम एस कितना था, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, और एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जेड की वैल्यू किसके बराबर आई, आर के बराबर आई। और उस केस में करंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, एंड इन सच ए केस जो तेरी पावर जो कंज्यूम हुई होगी वो क्या हुई होगी, मैक्सिमम। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर का हाफ। कितना, मैक्सिमम पावर का हाफ जब कंज्यूम हुआ होगा, सो उस केस में मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दूं, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि आई आर एम एस तो मुझे क्या बता रहे हैं इन जनरल, और मैक्सिमम कितनी है, वी आर एम एस अपॉन आर, वी आर एम एस अपॉन आर है ना, हाँ या ना। सो पावर की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। और पावर मैक्सिमम कब मिलेगी, देख इस वाले पावर की जगह मैंने क्या डाला, वी आर एम एस इंटू आई
आर एम एस इंटू cos phi कॉस फाइव, और मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। मैक्सिमम पावर बस इतनी होती है ना, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, और मुझे ये बताओ कॉस फाइव कितना आता है, आर अपॉन जेड। कॉस फाइव कितना होता है, आर अपॉन जेड। सो ये सारी वैल्यूज कट देंगी और आर अपॉन जेड कितना आएगा, 1/2। आर अपॉन जेड कितना आएगा, 1/2। सर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी ये डिवाइड बाय 2 वाले में। क्या, यहाँ पावर मैक्स था ना, तो शायद डिवाइड बाय 2 नहीं आना था। नहीं, पावर को मैं पावर मैक्सिमम अपॉन 2 कर रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको भूल जाओ। आरएमएस करंट कितना था, वी आर एम एस अपॉन जेड, और मैक्सिमम पॉसिबल करंट कितना है, वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड। पावर का देखो फॉर्मूला, हमने पावर के फॉर्मूले में कहाँ लिखा था पावर, या तो वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो, या हम साथ में क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये भी तो लिखा था हमने। यस सर। सो यहाँ से अगर मैं देखूं तो तुम्हें क्या करनी है, जो तुम्हारी सर्किट में जो पावर जो किसी भी टाइम पे कंज्यूम हो रही है, वो मैक्सिमम पावर का हाफ कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सो आई आर एम एस will become I naught by root 2, not I naught, I maximum by root 2। आई आर एम एस कितना आएगा, आई मैक्स का रूट 2। आई आर एम एस कितना होगा, वी आर एम एस अपॉन जेड, और आई मैक्सिमम कितना है, वी आर एम एस बाय आर इंटू रूट 2। सो यहाँ से तुम्हारे पास सर्किट इम्पीडेंस जेड कितना आएगा, रूट 2 आर के बराबर आएगा। सर्किट इम्पीडेंस Z अगर तुम्हारा रूट 2 आर के बराबर आ गया, Z क्या होता है इन जनरल, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ये टर्म x जो है ये मुझे क्या बता रही है, एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी इक्वल टू रूट 2 आर। दोनों साइड को स्क्वायर कर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, r 2 इक्वल टू x आर स्क्वायर। हाँ, ये कितना आएगा, 2r स्क्वायर। सो यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कितना आया, r स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आर। कितनी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस आर। सो x की दो अलग अलग वैल्यूज लेके चलते हैं। इन द केस 1, जब x कितना रहा होगा, पॉजिटिव आर, कितना रहा होगा, पॉजिटिव आर। x बता क्या रहा था, एक्सएल माइनस एक्सी। सो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी आई, प्लस आर। ठीक है, मतलब ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आई, प्लस आर। जब आप यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा सी आर माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इस ओमेगा को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास ओमेगा 2 आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी आर अपॉन 2l प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी। ये आ गई वो वाली हायर फ्रिक्वेंसी जब आपका पावर कितनी थी, हाफ थी। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2, जब आपका x कितना रहा, माइनस आर। x रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस आर। मतलब ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आर। इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी माइनस आर अपॉन 2l प्लस अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर अपॉन 4L² प्लस 1 अपॉन LC, और यहाँ पे भी जो हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, दिस इज ऑल्सो 4L² प्लस 1 अपॉन LC। ठीक है, किया कुछ नहीं, हमने अपनी x की वैल्यू को प्लस माइनस आर लिया, एक बार प्लस आर के लिए सॉल्व किया और एक बार माइनस आर के लिए सॉल्व किया, तो आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज आ गई। ये ओमेगा 1 कौन से, जो हमने पावर सर्किट में देखा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब आपकी पावर क्या थी, हाफ, और ओमेगा 2 क्या था, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब आपकी सर्किट की पावर कितनी थी, हाफ। सो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या था, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आपके सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर के हाफ से ज्यादा होती है। ठीक है, सो बैंडविड्थ आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा कितना मिला, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, सॉल्व करोगे जब आप इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को, तो ये आ जाएगा आपके पास R/L के बराबर, क्योंकि अंडर रूट वाली क्वांटिटी दोनों तरफ क्या हो जाएगी, हट जाएंगी। R/2L माइनस ऑफ माइनस R/2L कितना हो जाएगा, प्लस R/2L। सो R/2L प्लस R/2L कितना आएगा, R/L। तो जो बैंडविड्थ जो आपको मिलती है वो कितनी मिलती है,